कार में हूँ रवि साहू और राष्ट्र आजकल की टीम आज आपको एक ऐसी दुख भरी कहानी से रूबरू कराने जा रही है जो भोपाल में आज से 37 साल पहले घटी थी। ये घटना थी गैस त्रासदी, यानी वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले तो फैक्ट्री के दर्शन करवा दें हमारे दर्शकों को। ये वही फैक्ट्री है जहाँ से गैस का रिसाव हुआ था। गैस कौन सी? जहरीली गैस। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जिसके मालिक थे एंडरसन, और यहाँ से 2 तारीख की रात को 12 बजे के बाद गैस का रिसाव शुरू होता है और 2-3 बजे के दरमियान जो है पूरे भोपाल में गैस फैल जाती है और लोग मरने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दी। वो रात थी 3 दिसंबर की और लोग तड़प रहे थे गैस से, इस जहरीली गैस से, और मरते जा रहे थे। हालांकि उसके बाद भी कई पीढ़ियां उनकी आज भी अपाहिज पैदा हो रही हैं। जो लोग इस त्रासदी के काल कवलित हुए, उनके परिवार के लोग आज भी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। ये पूरी घटना भोपाल के इस इलाके की थी। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ इस वक्त अब ब्रिज बन चुका है, लेकिन 37 साल पहले इस कंपनी में जब यहाँ पर इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो उसके जो परिणाम आए वो बहुत ही खतरनाक थे। मेरे साथ यहाँ पर एक वकील साहब मौजूद हैं जो इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कई जो लोग हैं यहाँ पर पीड़ित, उनके केस भी इन्होंने लड़े हैं। मैं इनसे उस रात को क्या हुआ था वो पूरी कहानी सुनूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। ताहिर साहब, आप वकील हैं और ख़ासकर गैस राहत के केस आप लड़ते हैं। कई लोगों को आपने मुआवजे भी दिलाए हैं, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था? उस रात भोपाल नींद की आगोश में सो रहा था। लोग अपने काम धंधे बंद करके, यही सर्दियों का माहौल था, बहुत सर्दी पड़ रही थी 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को। उस समय अचानक एक खबर आती है कि भोपाल में कोई फैक्ट्री, लोग जानते नहीं थे यूनियन कार्बाइड डाउ केमिकल से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और कि वहाँ पर कोई गैस छूटी है, गैस का ऐसा लगा। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय की नॉलेज में उनकी बात आई, उनके नॉलेज में। तो उन्होंने सबसे पहले तो स्टेशन मास्टर को निर्देश दिए हैं कि यहाँ की जितनी भी ट्रेनें यहाँ से क्रॉस होंगी, आप पीछे देखना है, इसके जस्ट पीछे लगी हुई रेलवे ट्रैक लाइन है जो कि छोले को जोड़ती है। तो वहाँ से सब ट्रेनों को रुकवाया गया, जो जहाँ थी उनको वहीं खड़ा करवाया गया, और जो लिहाजा स्टेशन पे अपने स्टॉप थी गाड़ियाँ, उनमें से सबको तत्काल निकाल के गंतव्य स्थान पर भेजा गया जो सुरक्षित स्थान थे। उस समय गैस भोपाल के अंदर किसी की नॉलेज में नहीं था कि इतना जहरीला गैस, इतनी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है जो वो यहाँ बन रही है, उसका उत्पादन हो रहा है। और अब जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो लोग बदहवास एक दूसरे को छोड़ते हुए, माँ बच्चों के लिए तड़प रही, बाप बेटे के लिए तड़प रहा है, और भागा दौड़ी लगी हुई थी भोपाल के अंदर, और पूरे शहर में भगदौड़ का माहौल था। जानवर मरे पड़े हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। और उसके बाद मतलब ये मानो 1 हफ्ते तक ऐसे ही माहौल रहा भगदौड़ का। लोग जहाँ जैसे थे, जिसको जो साधन मिला, जो व्हीकल मिला, जो परिवहन उनको सुविधा मिली, उससे वो उसमें बैठे और अपनी माल को धन सब छोड़कर अपनी जान को सुरक्षित करते हुए भोपाल छोड़ दिया गया लोगों ने। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आखिर क्या आप उस वक्त कितने बरस के थे? मैं उस समय 15 करीब साल का था। और आपने क्या फील किया उस वक्त? आप कहाँ थे? मैं उस समय मैं रहता था अनइफेक्टेड वार्ड जो थे भेल क्षेत्र में। वहाँ हम गए हुए थे शादी के अंदर प्रोग्राम, वहाँ पर भी एक शक्ति नगर शाकिर नगर में बारात गई हुई थी, तो हम उस समय BHL में रुके हुए थे।
तो वहाँ हमें पता चला था कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। तो और कितने एरिया के लोग इफेक्टेड हुए थे, लगभग कितने किलोमीटर के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे? इसके अंदर उस समय नगर निगम सीमा के अंदर 56 वार्ड थे, जिसमें से 36 वार्डों को सरकार के द्वारा प्रभावित घोषित किया गया था और 56 में बाकी अन्य वार्डों को अप्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। लिहाजा उसमें उस समय ऐसे मामले भी सामने आए कि बहुत से लोग इस वार्ड से उस वार्ड में थे जो प्रभावित नहीं है। तो पीड़ित तो पूरा भोपाल था, लेकिन उसमें कहीं गैस में ये नहीं था, रिमोट लगा हुआ था कि यहाँ जाना वहाँ मत जाना। एक्चुअली में जैसे आप देखेंगे आनंद नगर साइड तो रूपनगर झुग्गी बस्ती अपना प्रभावित क्षेत्र है, इधर का अप्रभावित क्षेत्र है बॉर्डर पे। और ऐसे ही BHL क्षेत्र में भी गैस का प्रभाव हुआ था, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा उसी साइड भागे थे। लेकिन उस समय वार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसके तहत लोग वार्डों के जो डिवाइडेशन हुआ था आज भी वंचित है मुआवजे से। अभी सही मुआवजा, सही हक और सही पुनर्वास और सही मुआवजा अभी गैस कांड की तरफ से बांटा नहीं गया है। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। पूरा इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग ऑन द स्पॉट इस काल कवलित हो गए थे इस घटना में? इसके अंदर जो शासन के द्वारा आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। अब एक्चुअल 5 लाख 5-5.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें घायल और मृत्यु दोनों शामिल थे। और उसके भी जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन प्रकरण है उसमें 2 कैटेगरी में मुआवजे का वितरण हुआ है, 04 और 02 में। और उसके उपरांत अभी जो नई एक्सग्रेशिया नीति आई थी उसके अंदर भी इन्होंने जो पेमेंट दिया है पूर्व का पेमेंट काट के किया है। इससे पूर्व में प्रोटा बांटा था, उसमें जो मूल बांटा था उसको काट के पेमेंट किया है। तो अभी समथिंग 3,500 करोड़ करीब मुआवजा अभी बटना है और उसको लेके कई याचिकाएं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें होता क्या था, इस फैक्ट्री के अंदर क्या उत्पादन होता था, क्या बनता था उस वक्त? इसके फैक्ट्री के अंदर उस समय मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो कि बहुत जहरीली गैस थी उसका यहाँ पर उत्पादन होता था। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात कि अचानक से वो गैस लीकेज हो गई? ऐसी क्या घटना घटित हुई, क्या फॉल्ट हुआ था, कुछ बताएंगे? उसमें एक्चुअली में ठंड का माहौल था और कंप्रेशर और जो डिग्रियाँ होती हैं इनका, जो ये तो खैर केमिकल रिसर्च का विषय है। अब मेरा तो छोटा था उस समय कि ठंड की वजह से प्रेशर बन के लीकेज हुए थे। और वो घटना से पूर्व भी 1-2 बार यहाँ पर घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको शासन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। कई बार 84 से पूर्व में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं गैस लीकेज की। यदि उस पर अमल हो जाता तो ये इतनी बड़ी घटना भोपाल में नहीं होती। आज भी ऐसा कहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवार में आज भी अगर बच्चे कई पैदा हो रहे हैं तो वो विकलांग हो रहे हैं, विकृत हो रहे हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो जो है पागल भी हैं कई। तो क्या कहना है, किस तरह की जो नई पीढ़ी आई उनकी वो किस तरह से आई? आपका जो प्रश्न है साहू जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम तो फेस कर रहे हैं, आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके जो पीड़ित हैं, गैस पीड़ित से जो मदर फादर उस समय के बच्चे जो पैदा हुए हैं विकलांग, विकृति और मतलब मानसिक तौर से भी उनको मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, तो उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी के चांसेस थे। क्योंकि उस समय क्या रिसर्च ने भी बोला है, MCR है मेडिकल रिसर्च सेंटर ने, कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित जो लेडीज़ हुई थी उस समय की, जो बीट हो रही है अभी भी, और उससे असर पड़ा है। और जो मुआवजा भी मिल रहा है वो परमानेंट डिसेबिलिटी पे मिल रहा है कि आप पे विकलांगता यदि है तो आपको मुआवजा वितरण किया जाएगा। मैं एक और बात जानना चाहूँगा, वो वह रात आपने देखी, आपकी जानकारी में थी, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो क्या माहौल था उस वक्त? लोग कैसे बिलख रहे होंगे और क्या माहौल था उस वक्त? उस समय साहब जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं था। मतलब यहाँ से जो भी व्हीकल जिसको जो ट्रांसपोर्ट मिलता था वो भग जाता था। आधा इधर बैरसिया कहीं गया है, कहीं सागर रोड हाईवे, रायसन हाईवे आप देख लें, मंडीदीप देख लें, सब जगह लोग, भोपाल खाली हो गया था कि 2 बार गैस
एक अफवाह भी उड़ी कि 2-3 दरमियानी की रात में 4-5 तारीख को फिर अफवाह उड़ गई। अफवाहों का दौर जारी रहा उस समय, और हफ्ते भर लोग भागा दौड़ी में ही मशगूल रहे, और लोग सिर्फ अपनी जान को देखते थे, अपने माल को नहीं देखते थे, और अपने बच्चों को देखते थे, और बिलखते थे, और रोते थे, और सिसकियाँ भरते थे, और बहुत गंभीर मंजर, बहुत ख़तरनाक मंजर था उस रात का। जो मंजर था उस समय के, कुछ जो आपने अभी क्वेश्चन उठाया था कि बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं आज कि जैसे उस समय के जो बच्चे 8-10 साल के मर गए, आज वो करोड़ों रुपए कमा लेते, बिजनेस करते, सब करते, आज उनके लालों को LR जो होते हैं, लीगल हायर वारिसों को सही से भुगतान तक नहीं मिला है अभी वहाँ पे। चलिए, तो ये पूरी कहानी है इस पूरी घटना की। आज भी लोग पीड़ित हैं, मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। लगातार जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो सरकार को बराबर चेताते रहते हैं, और हर बार मुआवजे के लिए सरकार से गुहार भी लगाते हैं, और उनकी सुनवाई भी अलग कोर्ट में होती है। सर, एक अलग से कोर्ट बनाया गया है, मैंने ऐसा सुना है, और वहाँ पर सुनवाई होती है। क्या लगता है कितने लोगों को अभी तक न्याय मिला? एक्चुअली में जो शासन ने गाइडलाइन बनाई है वो अलग अलग बनाई है। जैसे अभी मेरा यहाँ तक मानना है कि जो 25,000 रुपये प्राप्त गैस पीड़ित थे, उनको सिर्फ यदि वो कैंसर पीड़ित हैं और उनकी किडनी डैमेज है और रेगुलर डायलिसिस पे हैं, तो उनको मुआवजा अभी भी वितरण किया जा रहा है। लेकिन ये मेरा यहाँ ये कहना है कि जो दूसरे हैं अन्य बीमारी, क्या ये प्रमाणित तो है ही नहीं कि कैंसर और किडनी से ही गैस से आप बीमार हुए हैं। इसके अलावा और बीमारियाँ, जो कि मेन बीमारी थी आँखों की, तो आँखों वालों को वंचित रखा गया इससे। तो मेरा अपने चैनल के माध्यम से यही है कि शासन तक जाए कि जैसे किडनी कैंसर वालों को मुआवजा मिल रहा है, इसी तरह जो गैस से आँखों से पीड़ित हैं, उनके लंग्स खराब हो गए हैं, फाइब्रोसिस हो गया है, टीबी हो गई है, और टीबी का दुष्प्रभाव तो इतना हुआ है, प्राइमरी स्टेज पे जो टीबी होती थी वो सेकेंडरी में पहुंच गई है। और न्यायालय ने भी ये माना है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे भयंकर तरीके से मुआवजा बांटा गया। लेकिन अभी देखने में ये आया है 4-5 सालों से कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को रोकते हुए फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा के केसों में मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उसी के इक्विवेलेंट बीमारी हैं और फेफड़ों से संबंधित ही हैं। जब फेफड़े जलते हैं, खराब होते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो मेरा ये मानना है कि सभी को मुआवजा देना चाहिए। और रहा सवाल 25,000 प्राप्त गैस पीड़ितों में से भोपाल के कितने ऐसे लोग हैं जिनको नामों में डिफरेंस है। उस समय लोग राशन कार्डों में पुत्री यूनिट बढ़ाने के लिए नाम दर्ज करवाते थे, तो जब नाम दर्ज होते थे तो खड़े हो जाते थे। जब गैस कांड में अभी भी कई मामलों में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऐसे प्रकरण लंबित हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल तो हम लोग से आधार कार्ड मांगते हैं। और ऐसे कई मामले हैं जो पीड़ित एक्चुअल हैं, 25,000 प्राप्त, उनको वितरण होना चाहिए। और रहा कैंसर, किडनी की तरह जो अन्य बीमारियां भी गैस जनित नहीं है और जो लोग भोग रहे हैं, आप देखें पीछे भोपाल मेमोरियल अस्पताल है, आज वो करोड़ों की लागत से अस्पताल बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वहाँ के डॉक्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हैं और वहाँ से रिज़ाइन देके बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ज्वाइन कर लेते हैं। और उसको अभी हाल ही में आप कोरोना कोविड-19 में उसको आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे वहाँ पर, और लोग आते नहीं थे। और अभी भी भोपाल में जो 13 मौतें हुई हैं लोकल भोपाल क्षेत्र की, उसमें सर्वाधिक गैस पीड़ित ही मतलब उसमें डेथ हुई है, क्योंकि उनके फेफड़े वैसे ही कमज़ोर थे और कोरोना वायरस से और वो डबल मतलब उन पर इफेक्टेड हुआ है और वो मौत के घाट उतर गए हैं वो लोग। चलिए, तो देखिए 37 साल पहले जो घटना हुई थी उसका दंश लोग आज भी झेल रहे हैं। यानी कोरोना जो महामारी पूरे देश में चल रही है, भोपाल में भी जो अधिकतर मौतें हुई हैं वो ज़्यादातर पेशेंट जो थे वो गैस पीड़ित थे, जो इन्फेक्टेड हुए थे, उनके लंग्स पहले से ख़राब थे और इस महामारी की चपेट में आने के कारण उनकी अब मौत भी हो चुकी है। ये वही फैक्ट्री है जहां पर यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री जहां से वो जहरीली गैस का रिसाव 3 दिसंबर की रात को हुआ था और हज़ारों लोग काल कवलित हो गए थे। खैर, सरकारें कई आईं और कई चली गईं, कई सरकारों ने कई तरह के वादे किए, लेकिन गैस पीड़ित आज भी परेशान हैं, आज भी वो मुआवजे के लिए भटक रहे हैं और आज भी सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनी जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन सरकार है कि बस अपने
कामों में लगी हुई है और ये जो गैस पीड़ित हैं आज भी परेशान हैं। मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि इन लोगों की हर संभव वो मदद करें ताकि इनके आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं सुधर सके। राष्ट्र आजकल के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं फिर आपको एक नई जगह पर लेकर जाऊंगा। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।